चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम आपको एक साथ अल्फा बीटा गामा के प्रॉपर्टी की ओर। तो अल्फा बीटा गामा में उत्सर्जित होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। लगभग सब तो बता ही दिए हैं दोस्तों। परमाणु संख्या में इसमें 2 की कमी, 1 की वृद्धि, नो चेंज। हम दोनों के लिए लिख देते हैं नो चेंजेस। परमाणु भार में 4 की कमी, नो चेंज। इसके बाद वेधन क्षमता सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे कम, और ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा से ज्यादा बीटा का, बीटा से ज्यादा गामा का, बीटा का बीच में होता है। अगर वेधन क्षमता आते हैं दोस्तों, पहले हम इसके वेग की, वेग क्या होता है दोस्तों। वेधन क्षमता प्रकाश के वेग पे डिपेंड करता है। वेधन क्षमता आपको किसी भी चीज़ों में छेद करने की क्षमता तब ज़्यादा होगी जब आपका वेग ज़्यादा होगा। इसीलिए दोस्तों इसका वेग जो है ना लाइट के यानी प्रकाश के स्पीड के बराबर होता है, इक्वल टू लाइट के स्पीड, 9/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, बीटा का स्पीड ऑफ लाइट, और इसका होता है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब आते हैं दोस्तों इसके वेग के बाद वेधन क्षमता, और वेधन क्षमता के बाद गतिज ऊर्जा पे। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा की भी अगर बात की जाए तो ये इसकी गतिज ऊर्जा आपको सबसे ज़्यादा होती है उच्च, और इसकी सबसे कम होती है सबसे कम। तो अगर आपको वेधन क्षमता की बात की जाए तो बीटा गामा सबसे ज़्यादा, तो इस बार अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो गामा सबसे कम। मतलब अल्फा सबसे ज़्यादा, फिर बीटा और फिर गामा। आते हैं आयनन क्षमता की ओर। आयनन का मतलब होता है सर आपको आयन के रूप में टूटना, आयन करने की क्षमता। तो दोस्तों अगर आयन करने की क्षमता गैसों में, आयन करने की क्षमता द्रवों में, आयन करने की क्षमता सॉलिड में। तो आयनन की क्षमता दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है अल्फा किरणों में सबसे ज़्यादा, और गामा किरणों में सबसे कम। गैसों की बात की जाए तो बीटा किरणों की फिर अल्फा से ज़्यादा, और अल्फा से कम और गामा से ज़्यादा होता है। तो दोस्तों हम एक लाइन में यहाँ लाइट भी पढ़ रहा है। हम आपको गतिज ऊर्जा और आयनन क्षमता दोनों की बात की जाए तो दोनों में दोस्तों बीटा जो होता है ना वो गामा से ज़्यादा लेकिन अल्फा से कम, अल्फा सबसे ज़्यादा, चाहे वह गतिज ऊर्जा की बात हो चाहे वो आयनन क्षमता की बात हो। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन हमने देखा था, पॉलिटेक्निक में पूछा था कि दोस्तों इस समस्थानिक का आइसोटोप्स का निर्माण कैसे होता है। तो एक अल्फा किरण प्लस 2 बीटा रेज जब उत्सर्जित होते हैं तो समस्थानिक बनता है। इसके बारे में केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम इसे आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ाएंगे या बता देंगे, या आपको समस्थानिक के बारे में बता सकते हैं, तो हम इसमें एक टॉपिक जोड़ देंगे। एक क्वेश्चंस था अल्फ़ा बीटा गामा से, हम वो क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक 2016 या 8 या 16 2 बार पूछा गया है दोस्तों। ये सेम क्वेश्चंस कि एक बीटा किरणें, एक अल्फा और 2 बीटा रेज के उत्सर्जित होने से अगर किसी परमाणु तत्व में दोनों रेज अल्फा बीटा गामा तीनों होता है, लेकिन एक अल्फा हो और 2 बीटा हो, इनके संयोजन से एक समस्थानिक का निर्माण होता है। दोस्तों चलिए अब हम आपको बढ़ते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोडेनियम, एक्टिनियम, ये सभी दोस्तों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो कि नाभिकीय विखंडन यानी रेडियो एक्टिव डीके और नाभिकीय संलयन की क्रिया में भाग लेते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं प्रयोग में, ये अधिकतर आते हैं। अब आते हैं दोस्तों आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के आपको यूनिट यानी एसआई यूनिट की ओर। आपको रेडियो एक्टिविटी के एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसे 3 तरह से दर्शाया जाता है दोस्तों। पहला है आपको
क्यूरी नहीं बेकुरल, सॉरी, पहला है बेकुरल, दूसरा है क्यूरी और इधर लिख रहे हैं दोस्तों तीसरा है रदरफोर्ड। ठीक है दोस्तों, लाइट तो नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, लगभग यहाँ पे 1 नंबर खा देते हैं। तो दोस्तों पहला बेकुरल, अगर रेडियो एक्टिव की अब एसआई यूनिट पूछे तो आप बेकुरल, क्यूरी, रदरफोर्ड तीनों में से तीनों मार सकते हैं, ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी हो सकता है। अगर आपको फिर पॉलिटेक्निक में है, केवल पॉलिटेक्निक के लिए बोल रहे हैं कि दोस्तों यदि कोई परमाणु टूटा, यूरेनियम टूटा थोरियम में, इसको टूटने में विघटन की दर यानी कि रेट ऑफ डिके जो है दोस्तों, रेट ऑफ डिके क्या है, यानी अगर बोला जाए कि 1 विघटन प्रति सेकेंड, यानी 1 विघटन प्रति सेकेंड अगर होता है तो उसे हम लोग 1 बेकुरल बोलते हैं, 1 बेकुरल बोलते हैं। विघटन प्रति सेकेंड मतलब परमाणु के बड़े परमाणु का छोटे परमाणु में टूटने में लगा समय। टूटना मतलब विघटन, डिके 1 डिके पर टी यानी dN/dt जो हम बता चुके हैं। तो अगर बेकुरल डायरेक्ट होता है दोस्तों कि अगर 1 विघटन पर सेकेंड हुआ तो वह 1 बेकुरल है, लेकिन अगर 3.7 गुना 10⁶ विघटन पर सेकेंड है यानी डिके पर टाइम है पर सेकेंड कर दो तो वो होता है क्यूरी, और रदरफोर्ड होता है 10⁶ विघटन पर सेकेंड। अगर हम माइक्रो रदरफोर्ड की बात करें, माइक्रो रदरफोर्ड, तो माइक्रो रदरफोर्ड 10⁻⁻6 गुना 10⁻6 इक्वल टू 1 विघटन पर सेकेंड, 1 विघटन पर सेकेंड इक्वल टू 1 बेकुरल। मतलब दोस्तों 1 माइक्रो रदरफोर्ड इक्वल होता है 1 बेकुरल के, माइक्रो रदरफोर्ड इक्वल होता है 1 रदरफोर्ड के। इसमें एक एरर है दोस्तों, इसको माफ़ करना, ये 10⁻10 होगा यहाँ, ठीक है। तो बेकुरल, क्यूरी और रदरफोर्ड पॉलिटेक्निक में आपको डाटा याद रख लीजिएगा, लेकिन जो आपको पैरामेडिकल या बीएड वाले स्टूडेंट हैं जो केवल साइंस पढ़ रहे हैं वो एसआई यूनिट में बस ये 3 नाम याद रख लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपको रेडियो एक्टिविटी का यूजेज जो लास्ट टॉपिक है उसको पढ़ा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको एक भी पॉइंट फिजिक्स में छूटे नहीं। इसके बाद अंतरिक्ष विज्ञान पे हम आएंगे, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अगले पार्ट में, और दोस्तों आज लगभग हम न्यूक्लियर फिजिक्स ख़त्म करने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप पिछला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटीज, यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटीज और रेडियो एक्टिव रेज। हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, रेडियो एक्टिव आइसोडाइफर्स सभी के प्रयोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमें आपको बताना है कि चूँकि हमने बोला कि वैसे तत्व जो रेडियो एक्टिव रेज यानी अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित करते हैं, ये रेज आपको रेडियो एक्टिव रेज कहलाते हैं, और जो तत्व ऐसे रेज उत्सर्जित करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। दोस्तों बहुत सारे मेथड से आपसे पूछा जाता है कि पेड़ पौधे या जीव जंतु की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। हम अब इस सभी क्वेश्चंस पे ही आते हैं। सीधा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या? ये लाइट का काफ़ी इशू है यार। पेड़ पौधा या जीव जंतु के अगर आयु की बात की जाए दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि, जिसे हम लोग अधिकतर C14 के नाम से जानते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें दोस्तों CO2 और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर एक न्यूट्रॉन को अगर हम किसी नाइट्रोजन तत्व पे अगर हम एक न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, अगर किसी नाइट्रोजन तत्वों पे अगर हम एक न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? कार्बन के तो जस्ट बाद होता है।
तो अगर किसी नाइट्रोजन तत्वों पे एक न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं तो वह कार्बन के आइसोटोप्स में टूट जाता है, वह कार्बन के आइसोटोप्स में टूट जाता है दोस्तों, और एक हाइड्रोजन परमाणु रिलीज करता है, एक हाइड्रोजन परमाणु रिलीज करता है। लेकिन ये कार्बन परमाणु क्षय हुआ ना, इसी तरह दोस्तों ये क्षय होते रहता है। ऐसा माना जाता है कि जीव जंतु या पेड़ पौधे जब मर जाते हैं तो उनमें जो कार्बन की मात्रा है वो कम जाती है। इतना एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बता रहे हैं, सिर्फ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे जीव जंतु जो मर जाते हैं उनमें कार्बन की मात्रा घटते जाती है। उन घटे हुए कार्बन की मात्रा से उनके आयु का पता चलता है। अगर कोई जीव अगर 5000 साल पहले मरा होगा, जैसे डायनासोर के हड्डी मिले, उसके अवशेषों से उनमें मौजूद कार्बन की मात्रा बता सकती है, क्योंकि ये क्षय डिके की रेट ऑफ डिके, मान लो कि 5 साल में दोस्तों कार्बन के एक परमाणु क्षय हो रहे हैं। आपके पास 2 परमाणु की कमी है, 4 परमाणु की कमी है, 4 ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं ना। आपके पास 10 परमाणु की कमी है, आप 50 साल बोल दिए, 5000 साल बोल सकते हैं दोस्तों कार्बन डेटिंग विधि। तो ये सभी क्वेश्चंस है। जीव जंतु की आयु याद करते हैं हम लोग, याद करते हैं, सॉरी याद नहीं, ज्ञात, वो है कार्बन डेटिंग विधि। अगर चट्टानों की बात करें तो यूरेनियम डेटिंग विधि से जो यूरेनियम है, यूरेनियम आखिरी टूटता है दोस्तों, यूरेनियम थोरियम में टूटता है 238, 234, लास्ट जाता है सीसा तक दोस्तों 82, 202 तक। ये टूटते 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 सीसा अंतिम तत्व होता है। तो ये क्वेश्चन भी है कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व का अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद सीसा होता है। अगर दोस्तों कोई भी चट्टान जो कि अंतिम तक टूटता फूटता है, उनकी लास्ट आयु ज्ञात करते हैं, चट्टानों की, रॉक्स की, चट्टानों की आयु वो ज्ञात करते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से, यूरेनियम डेटिंग मेथड। एक आता है रुबिडियम स्ट्रांसियम मेथड, उसमें मेटामॉर्फिक लिख ही लो। अगर दोस्तों मेटामॉर्फिक टेरिशरी रॉक्स, यानी दोस्तों आग्नेय रूपांतरित चट्टानों की आयु ज्ञात करनी हो, चट्टानों की आयु, ये तो क्वेश्चन दूसरा था। क्वेश्चन तीसरा है, तो इसके लिए हम लोग रुबिडियम स्ट्रांसियम की मदद लेते हैं। रुबिडियम स्ट्रांसियम डेटिंग मेथड से हम लोग मेटामॉर्फिक टेरिशरी रॉक्स के आयु ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये चट्टानें जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो बाद में रूपांतरित हुई है, ये आपको रुबिडियम स्ट्रांसियम मेथड से प्राप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है एक, इसी में है, चट्टानों में 3 तरह के हैं। एक होता है दोस्तों पोटासियम आर्गन मेथड। पोटासियम आर्गन मेथड जब दोस्तों पृथ्वी का सतही भाग पर चलेंगे हम दोस्तों, अंदर की ओर, पृथ्वी की 1 परत, 2 परत, 3 परत, जब भूगर्भ यानी कि इनसाइड दी अर्थ अगर सबसे निचली परत की बात की जाए तो इनके अंदर पाए जाने वाले चट्टान, बेकोलिथ, फेकोलिथ, ये सभी तो हम पढ़ा चुके हैं। बेकोलिथ, फेकोलिथ, ये सभी चट्टानों का जो आयु ज्ञात करते हैं वो कार्बन आर्गन डेटिंग विधि से करते हैं। नॉट द लास्ट बट लीस्ट अगर हम पढ़ाने वाले हैं तो वह क्वेश्चन है, सॉरी, गामा किरणों का प्रयोग खाद्यान्नों को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। खाद्यान्न होता क्या है सर, गामा किरणें बहुत ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, वेधन क्षमता रखती है। ये बहुत ज़्यादा, इनके जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वाइब्रेशन, ये कीटों को मार देते हैं, कीटों को मार देते हैं। इसीलिए गामा का प्रयोग से हम लोग खाद्यान्न यानी कि फूड प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गामा किरणों का प्रयोग खाद्यान्न, 3 चीज़ मात्र याद रखिएगा जो एग्जाम में पूछता है, यूरेनियम डेटिंग विधि चट्टान, कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्म, और खाद्यान्नों को बचाना गामा।
चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं विभिन्न रोगों की तरफ और विभिन्न रोगों से उपचार में प्रयोग होने वाले रेडियो एक्टिव तरंगों की बात करें तो कैंसर में दोस्तों हम लोग गामा रेज या फिर रेडियम धातु का उपयोग करते हैं, रेडियम एलिमेंट बोल सकते हो। अगर हम लोग कैंसर के उपचार की बात करें तो कैंसर को जन्म देने वाले कोशिकाओं को मारने में गामा रेज और रेडियम एक्टिव एलिमेंट यूज होते हैं। मेडिकल उपकरण जैसे सिरिंज और रक्त की जो वो एक ब्लड होता है ना, वो जिसमें घुमा घुमा के रक्त को सेल नापते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, फिक्स है, नहीं आ रहा अभी। रक्त वाहिकाएँ, इनमें प्रयोग करते हैं दोस्तों गामा रेज की। ट्यूमर से बचने के लिए दोस्तों हम लोग उपयोग करते हैं आर्सेनिक का दोस्तों 74 आर्सेनिक 74 का हम लोग प्रयोग करते हैं। पूरा नाम लिख दो, यहाँ लिख रहे हैं दोस्तों, आर्सेनिक 74। रक्त क्लोराइड सोडियम Na24 इसका आइसोटोप से दोस्तों। वहाबशील और इससे बचने के लिए इट्रियम वाई का प्रयोग करते हैं। और ये दोनों के लिए दोस्तों एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस, एनीमिया जानते हैं ना, और रक्तता भी बोलते हैं दोस्तों, लोहे से होने वाली बीमारी है, लोहे की कमी से होने वाली बीमारी है दोस्तों। और F39 का प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग F39 फ्लोरीन होता है, ये इसका आइसोटोप्स गलत है, आइसोटोप्स दोस्तों 59 होता है, हमें कन्फ्यूजन लग रहा था। एनीमिया ट्यूबरकुलोसिस में फ्लोरीन 59 का प्रयोग करते हैं। कुछ और रोग है दोस्तों, आप इसे लिखें फिर हम पढ़ाते हैं दोस्तों। इसके बाद आपको आता है थायराइड के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। थायराइड के लिए हम आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, जबकि कृषि में उर्वरकों को बनाने के लिए हम फास्फोरस 32 का प्रयोग करते हैं। इतने सारे आपको रेडियो एक्टिव्स यूजेज हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे यूजेज, जैसे खाद्यान्नों में गामा किरणों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अल्फा रेज, बीटा रेज के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। गला खराब हो गया। आज के लिए दोस्तों अब इतना ही रहने देते। अगले वीडियो में हम आपको नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन पढ़ाएंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।